नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं परवीन शेख। आज इस बुलेटिन में बात होगी अमेरिका में दिए राहुल के बयान से बौखलाई बीजेपी के पहलवानों के मुद्दे पर फंसी मोदी सरकार की। बात करेंगे राजस्थान में हुए पीएम मोदी के विरोध की, बिहार बीजेपी में मची आपसी खींचतान की, साथ ही जानेंगे कर्नाटक में कांग्रेस ने अब अपना कौन सा चुनावी वादा किया पूरा। और बुलेटिन के आखिर में बात होगी 1 जून से होने वाले बड़े बदलावों की। इसके साथ ही और भी कई बड़ी खबरों से आपको करवाएंगे रूबरू। लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम मोदी पर लगाया बड़ा आरोप। ट्वीट करके कहा, मोदी सरकार देश की संपत्ति अपने दोस्तों को बेच रही है। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे ने अहमदनगर जिले का बदला नाम। अब अहमदनगर जिले को अहिल्याबाई होलकर मिला नया नाम। आज मणिपुर में अमित शाह का तीसरा दिन। इम्फाल में सुरक्षा समीक्षा बैठक में लिया हिस्सा। उपद्रवियों के खिलाफ सख्ती से निपटने का दिया निर्देश। गिरावट के साथ बंद हुआ शेयर बाजार। सेंसेक्स 347 अंकों की गिरावट के साथ 62,622 पर हुआ बंद। निफ्टी 99 अंक फिसलकर 18,534 पर हुआ बंद। ये तो थी सुर्खियां और अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। राहुल गांधी एक हफ्ते के दौरे पर अमेरिका में हैं, जहां उन्होंने आज मोदी सरकार और आरएसएस को आड़े हाथों लिया। प्रवासी भारतीयों को संबोधित करते हुए राहुल ने कहा कि पीएम मोदी भगवान को भी बता सकते हैं। और क्या कहा राहुल गांधी ने, देखते हैं ये रिपोर्ट। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा के बाद अपने दूसरे विदेशी दौरे पर हैं। ब्रिटेन के बाद अब राहुल गांधी अमेरिका पहुंचे हैं, जहां उन्होंने सैन फ्रांसिस्को में भारतीय समुदाय को संबोधित किया। राहुल गांधी ने इस दौरान पीएम नरेंद्र मोदी पर जोरदार तंज कसा। राहुल ने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी को लगता है कि उन्हें सब कुछ पता है। वो साइंटिस्ट को साइंस समझा सकते हैं, वो भगवान को भी समझा सकते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि कुछ लोगों को ये लगता है कि भगवान से ज्यादा उन्हें पता है। भारत में अलग भाषा और अलग धर्म के लोग एक साथ रहा करते हैं और हर किसी से हमें कुछ सीखने को मिलता है। मैंने भारत जोड़ो यात्रा के दौरान ये बात सीखी कि आप हर एक इंसान से कुछ न कुछ सीख सकते हैं। तो ये सोच गलत है कि एक इंसान को सब कुछ पता है। ये एक बीमारी है। हमारे देश में कुछ समूह हैं जिन्हें लगता है उन्हें सब पता है, शायद भगवान से भी ज्यादा पता है। राहुल ने भारत जोड़ो यात्रा में अपने अनुभव भी साझा किए। उन्होंने कहा कि मैंने जब ये यात्रा शुरू की थी तो 5-6 दिन बाद महसूस हुआ कि ये यात्रा आसान नहीं होगी। यात्रा के दौरान लोगों ने मुझसे पूछा कि आपको थकान नहीं होती है। मैंने कहा नहीं, मेरे साथ पूरा भारत चल रहा है। उस वक्त जो प्यार मिल रहा था, उस दौरान किसी को थकान नहीं हो रही थी, एक दूसरे की मदद हो रही थी। जब हर कोई आपके साथ चलने लगे तो एक अलग तरह की एनर्जी मिलने लगती है। सैन फ्रांसिस्को में मोहब्बत की दुकान कार्यक्रम में भारतीयों को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि मैंने भारत जोड़ो यात्रा के जरिए नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोली है। राहुल के कार्यक्रम के दौरान कई बार नफरत छोड़ो भारत जोड़ो के नारे भी लगे। वहीं अलग अलग समूहों से आए लोगों ने उनसे सवाल भी पूछे। आपको बता दें कि राहुल गांधी की ये अमेरिका यात्रा इंडियन ओवरसीज कांग्रेस ने आयोजित की है। 6 दिन के इस अमेरिका दौरे में राहुल अलग अलग शहरों में भारतीय समुदाय के अलग अलग वर्गों से मुलाकात करेंगे। इनमें आईटी क्षेत्र के अग्रणी, व्यापारी वर्ग, यूनिवर्सिटी के छात्र और शिक्षकों से मुलाकात के अलावा वाशिंगटन डीसी में नेशनल प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे। खास बात यह है कि जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी और पीवी नरसिम्हा राव इससे पहले नेशनल प्रेस क्लब में मीडिया को संबोधित कर चुके हैं। न्यूयॉर्क में राहुल जोविटस सेंटर में एक बड़े कार्यक्रम को संबोधित करने वाले हैं। राहुल गांधी के इस वार से बीजेपी परेशान है, तो वहीं पहलवानों के मुद्दे पर भी बीजेपी मुश्किल में है। पहलवानों के मुद्दे पर किसान और खाप पंचायतों ने मोदी सरकार को बृजभूषण के खिलाफ कार्रवाई के लिए 5 दिनों की मोहलत दी है। अगर इस दौरान सरकार बृजभूषण के खिलाफ एक्शन नहीं लेती है तो पहलवानों के समर्थन में किसान नेता बड़ा आंदोलन शुरू कर सकते हैं। क्या है पूरी खबर, देखते हैं ये रिपोर्ट। देश की महिला पहलवानों की तरफ से किए जा रहे प्रदर्शन का मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। जंतर मंतर से पहलवानों को हटा दिया गया। यहाँ तक कि महिला पहलवानों के साथ जो प्रशासन ने सलूक किया उसे पूरे देश ने देखा। नौबत देश के लिए जीते मेडलों को गंगा में बहाने तक की आ गई। अंतिम समय पर किसान नेता नरेश टिकैत ने पहलवानों को समझाया और मेडलों को गंगा में बहाने से रोका। अब पहलवानों के साथ खाप और किसान खुलकर आ गए हैं। सरकार को 4 जून तक का अल्टीमेटम दिया गया और इसी कड़ी में कल किसान संगठनों ने कई राज्यों में महापंचायत का ऐलान किया है।
तो दूसरी ओर बीजेपी सरकार भी अब दबाव में आती दिखाई दे रही है। बीजेपी में बगावत की शुरुआत हरियाणा के बीजेपी सांसद बृजेंद्र सिंह ने किया। उन्होंने कहा कि खिलाड़ियों द्वारा मेडल को गंगा में प्रवाहित करने का फैसला बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि खिलाड़ियों को दिल्ली पुलिस की जांच का इंतजार करना चाहिए। जब तक जांच पूरी ना हो तब तक कोई ऐसा कदम नहीं उठाए जिससे कि खेल और खिलाड़ी प्रभावित हों। दूसरी ओर दिल्ली पुलिस दावा कर रही है कि पहलवान बीजेपी सांसद के खिलाफ कोई भी ठोस सबूत पेश नहीं कर पाए हैं। इस बीच पुलिस की ओर से तो संकेत मिल रहे हैं कि बृजभूषण से पॉक्सो एक्ट हटाया जा सकता है, क्योंकि अब ये भी दावे होने लगे हैं कि जिस महिला रेसलर को नाबालिग बताया जा रहा था वो बालिग है। यानी पुलिस की ओर से तो बृजभूषण को क्लीन चिट देने की तैयारी दिख रही है। साथ ही पुलिस ने ये भी साफ कर दिया है कि वो पहलवानों को प्रदर्शन का इजाजत नहीं देंगी। गौरतलब है कि एक सवाल हर किसी के मन में उठ रहा है कि आखिर वो क्या वजह है कि सरकार बृजभूषण शरण सिंह को बचा रही है। आज पीएम मोदी के विरोध की चर्चा छाई रही। अजमेर में पीएम मोदी ने बड़ी रैली को संबोधित किया, जिसे बीजेपी का चुनावी शंखनाद माना जा रहा है। लेकिन पहलवानों के मुद्दे पर घिरी बीजेपी को आज राजस्थान में विरोध भी झेलना पड़ा। पीएम मोदी ने अजमेर से राजस्थान चुनाव के प्रचार का शंखनाद कर दिया। राजस्थान में चुनाव का ऐलान तो लगभग 4 महीने बाद होगा, लेकिन पीएम मोदी ने जिस तरह से राज्य की कांग्रेस सरकार को निशाने पर लिया, उससे साफ है कि बीजेपी के निशाने पर अब राज्य की सत्ता आ गई है। पीएम मोदी ने कांग्रेस की गारंटियों को लेकर कहा, 50 साल पहले कांग्रेस ने इस देश को गरीबी हटाने की गारंटी दी थी। गारंटी देना इस पार्टी की पुरानी आदत है। कांग्रेस की नीति रही है गरीबों को भरमाओ, गरीबों को तरसाओ। राजस्थान के लोगों ने भी इसका बहुत बड़ा नुकसान उठाया है। दरअसल कांग्रेस ने चुनाव में अपनी रणनीति में बदलाव किया और चुनाव घोषणा पत्र जारी होने से पहले ही जनता को बड़ी राहत देने वाली कम से कम 5 गारंटियों का ऐलान किया है और सरकार बनने पर उन्हें तुरंत ही पूरा किया जाता है, जिसका बीजेपी पर कोई तोड़ नहीं दिख रहा है। ऐसे में पीएम मोदी ने ही इन गारंटियों को निशाने पर लिया। पीएम मोदी ने कांग्रेस की पुरानी सरकारों के साथ ही राज्य की गहलोत सरकार पर सवाल उठाते हुए कहा कि राजस्थान की जनता की कांग्रेस को कोई चिंता नहीं है। यहाँ बेटियों के खिलाफ साजिश करने वालों को कांग्रेस ने खुली छूट दे रखी है। कांग्रेस को बेटियों के हितों की कोई परवाह नहीं है। पीएम मोदी ने बेटियों का तो जिक्र किया, लेकिन जंतर मंतर पर धरना देने वाली बेटियों को भुला दिया और इसे लेकर ही इस बार राजस्थान में अलग नजारा भी दिखाई दिया। पहली बार ऐसा हुआ है कि पीएम मोदी के दौरे पर सड़क से लेकर सोशल मीडिया तक विरोध दिखाई दिया। दिन भर गो बैक मोदी ट्विटर पर टॉप ट्रेंड करता रहा। कई जगह सड़कों पर गो बैक मोदी के नारे से पेंट कर दिया गया, तो रास्तों में मोदी विरोधी नारों के बड़े बड़े होर्डिंग्स भी दिखाई दिए। पीएम मोदी की यात्रा का विरोध करने वाले कई यूजर्स ने ट्विटर पर तस्वीर साझा करते हुए लिखा, मोदी गो बैक। एक और यूजर ने लिखा है कि ये राजस्थान है साहब, 2018 विधानसभा चुनाव से भगाया था, 2024 लोकसभा चुनाव से निकाल बाहर करेंगे। ऐसी ही एक तस्वीर के साथ जाट यूनिटी नाम के यूजर ने लिखा है, मोदी जी अगर आप पीएम मोदी की गरिमा का ख्याल रखते तो आपका भी सम्मान हम वैसे ही करते, लेकिन आपने तो पद और देश दोनों को शर्मसार किया है। देश की बेटियां रो रही हैं और आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। इन ट्वीट में जिन बेटियों के रोने का जिक्र किया है वो मामला महिला पहलवानों से जुड़ा है। पीएम मोदी का जिस तरह से विरोध हुआ है उससे साफ है कि राजस्थान विधानसभा चुनाव में बीजेपी की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। मुश्किल में तो बिहार बीजेपी भी है। बिहार में 12 जून को तमाम विपक्षी पार्टियां एकजुट हो रही हैं। विपक्ष की इस बैठक में लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर रणनीति बनाई जाएगी, लेकिन बीजेपी के अंदर लोकसभा चुनाव से ज्यादा चिंता 2 साल बाद होने वाले विधानसभा चुनावों को लेकर दिख रही है। देखते हैं ये रिपोर्ट। बिहार में महागठबंधन की मजबूत सरकार चल रही है। नीतीश कुमार सीएम हैं और वो बीजेपी की घेराबंदी में जुटे हैं। बीजेपी को बिहार में सहयोगी दल नहीं मिल रहे हैं, लेकिन पार्टी के अंदर हर नेता सीएम पद को लेकर दावेदारी जरूर कर रहा है। बिहार में विधानसभा चुनाव 2025 के आखिर में है, लेकिन बीजेपी के अंदर सीएम पद को लेकर खींचतान अभी से मच गई है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय तो लंबे वक्त से खुद को पीएम इन वेटिंग मान रहे हैं। पीएम मोदी के करीबी माने जाने वाले केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने बिहार बीजेपी अध्यक्ष सम्राट चौधरी का नाम सीएम पद के लिए घोषित कर रखा है, तो पूर्व डिप्टी सीएम तारकिशोर ने सुशील मोदी को सीएम इन वेटिंग बताया है। पूर्व बीजेपी अध्यक्ष संजय जायसवाल के समर्थकों की ओर से भी दावेदारी हो रही है और अब इस सूची में एक और नाम जुड़ गया है। पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी सांसद राजीव प्रताप रूडी ने सीएम पद को लेकर दावा ठोक दिया है। उन्होंने यहां तक कह दिया कि उनके अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं है। आमतौर पर मोदी शाह की बीजेपी में कोई नेता सीएम पद पर दावा नहीं ठोक पाता, लेकिन बिहार के नेता बीजेपी हाईकमान को सीधी चुनौती दे रहे हैं और अब बिहार के सारण से सांसद
राजीव प्रताप रूडी ने कहा, 2025 में होने वाले विधानसभा चुनाव में नीतीश तेजस्वी के खिलाफ जो लड़ाई होगी उसकी कार्रवाई मैं खुद करूंगा। नीतीश तेजस्वी के खिलाफ सियासी जंग में उनके अलावा और किसी के पास इतनी हिम्मत नहीं है कि वो नेतृत्व कर सके। रूडी के बयान से साफ है कि बिहार में बीजेपी के किसी भी नेता में नीतीश तेजस्वी का सामना करने की ताकत नहीं है, जबकि रूडी इस समय खुद ही बीजेपी में अलग थलग दिखाई दे रहे हैं। बीजेपी के पास भी बिहार में कोई सहयोगी नहीं है और महागठबंधन के आगे वो कमजोर दिखाई दे रही है। साफ है 2025 में जो कुर्सी बीजेपी को मिलने पर ही सवाल है, उसे लेकर पार्टी में जबरदस्त खींचतान मची है। बिहार बीजेपी में मची इस खींचतान से महागठबंधन मजबूत हो रहा है, तो वहीं कर्नाटक में भी कांग्रेस मजबूती के साथ अपने पैर जमा चुकी है। कर्नाटक में सत्ता संभालने के 15 दिन बाद ही कांग्रेस सरकार ने प्रदेश की महिलाओं से किया अपना वादा पूरा कर दिया है। 1 जून से राज्य की महिलाएं सरकारी बसों में मुफ्त यात्रा कर सकेंगे। इसका सीधा असर तेलंगाना, एमपी, राजस्थान चुनाव पर देखने को मिल सकता है। क्या है पूरी खबर, देखते हैं ये रिपोर्ट। कर्नाटक विधानसभा चुनाव 2023 के दौरान कांग्रेस ने वादा किया था कि अगर उनकी सरकार बनती है तो हम महिलाओं को परिवहन निगम की बसों में फ्री यात्रा की सुविधा देंगे। कांग्रेस ने प्रदेश की कमान संभालने के 2 हफ्तों के बाद ही महिलाओं से किया वादा पूरा कर दिया है। परिवहन मंत्री रामलिंगा रेड्डी ने कहा कि महिलाओं के लिए बस में फ्री यात्रा 1 जून से शुरू की जा रही है। महिलाओं को मुफ्त बस सेवा के लिए शर्तों के बारे में पूछे जाने पर मंत्री रेड्डी ने बताया कि कर्नाटक रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन के साथ बैठक करने के बाद कर्नाटक में सभी महिलाओं के लिए कर्नाटक की सरकारी बसों में यात्रा फ्री कर दी गई है। मंत्री ने बताया कि सभी महिलाएं 1 जून से KSRTC की बसों में निःशुल्क यात्रा कर सकेंगी। मंत्री रामलिंगा ने कहा कि यह सुविधा कर्नाटक की सभी महिलाओं के लिए है, यानी कि सरकारी बसों में मुफ्त यात्रा की सुविधा सभी वर्ग की महिलाओं के लिए है। 20 मई को कर्नाटक में कांग्रेस सरकार की पहली कैबिनेट बैठक में कांग्रेस ने चुनावी घोषणा पत्र में मतदाताओं से किए गए 5 गारंटियों को लागू करने का फैसला लिया था। सीएम सिद्धारमैया ने पहले ही कहा था कि इन योजनाओं को लागू करने का फैसला लिया जा चुका है। इन योजनाओं को अमल में लाने के लिए इनसे जुड़े विभागों को भी सरकार ने आदेश जारी कर दिए हैं। बेंगलुरु में BTM लेआउट निर्वाचन सीट से जीत कर आए रामलिंगा रेड्डी को परिवहन विभाग का प्रभार दिया गया है। बैठक में भाग लेने वाले कर्नाटक राज्य सड़क परिवहन निगम के अधिकारियों की माने तो मंत्री ने राजस्व और बस बेड़े की जुड़ी सभी जानकारियां ले ली हैं। उन्होंने इस बात पर भी चर्चा की कि कैसे निगम कर्नाटक में महिला यात्रियों को मुफ्त बस सेवा प्रदान कर सकते हैं, यानी अब कल से कर्नाटक की महिलाएं फ्री बस सेवा की सुविधाएं उठा सकती हैं। कर्नाटक की कमान संभालते ही कांग्रेस एक्शन में है, तो वहीं महाराष्ट्र में बीजेपी शिंदे गठबंधन एक्शन में है। डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने बीते 2 दिनों में रात के समय 2 अहम मीटिंग की हैं, जिसमें एक राज ठाकरे के साथ हुई मुलाकात और दूसरी बीती रात मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के साथ हुई। माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में शिंदे बीजेपी गठबंधन को राज ठाकरे के रूप में एक नया साथी मिल सकता है। देखते हैं ये रिपोर्ट। महाराष्ट्र में सियासी सरगर्मियां काफी तेज हैं। एकनाथ शिंदे सरकार के मंत्रिमंडल विस्तार पर भी चर्चा जोरों पर है। वहीं एक दिन पहले राज्य के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मनसे प्रमुख राज ठाकरे से मुलाकात की थी। इस मुलाकात को लेकर सियासी अटकलें तेज हैं कि वो बीजेपी शिंदे गठबंधन में शामिल हो सकते हैं। इस बीच मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के बीच बुधवार आधी रात को मुलाकात हुई। अब ये मुलाकात भी चर्चा का केंद्र बनी हुई है। इस मुलाकात की वजह से एक बार फिर मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चा शुरू हो गई है। ये भी कहा जा रहा है कि राज ठाकरे की पार्टी मनसे को गठबंधन में शामिल करने पर चर्चा हुई। खबरों की माने तो सीएम के सरकारी निवास स्थान वर्षा बंगले पर हुई इस मुलाकात में समान विचार वाले दलों को गठबंधन में शामिल करने पर भी चर्चा हुई है। दरअसल राज्य से जो रिपोर्ट आ रही है उसमें महाविकास अघाड़ी का पलड़ा भारी है। ऐसे में बीजेपी की चिंता बढ़ गई है। माना जा रहा है कि ये मुलाकात इसी वजह से हुई है। आने वाले दिनों में बीएमसी के चुनाव होने हैं। ये चुनाव बीजेपी और उद्धव ठाकरे के लिए प्रतिष्ठा का सवाल बन गए हैं। बीजेपी ने बीएमसी चुनाव की जिम्मेदारी मुंबई अध्यक्ष और पूर्व मंत्री आशीष शेलार को सौंपी है। बीएमसी चुनाव में पिछली बार बीजेपी ने आशीष शेलार की अगुवाई में बेहतर प्रदर्शन किया था, लेकिन इस बार हालात बीजेपी के पक्ष में नहीं हैं, इसलिए फडणवीस लगातार सक्रिय बने हुए हैं। महाराष्ट्र में सत्ता संघर्ष पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद एनडीए गठबंधन लगातार शिंदे सरकार को गैर कानूनी करार दे रहा है, तो वहीं राज्य की जनता की सहानुभूति भी उद्धव ठाकरे के साथ है। शायद यही वजह है कि बीजेपी राज्य में बैकफुट पर नजर आ रही है। इधर शिंदे फडणवीस गठबंधन के नेताओं ने मंत्रिमंडल विस्तार की मांग को तेज कर दिया है, जिससे भी शिंदे बीजेपी गठबंधन मुश्किल में दिखाई दे रहा है। और बुलेटिन के आखिर में बात 1 जून से होने वाले बड़े बदलावों की।
नए महीने का लोगों को बेसब्री से इंतजार रहता है। लोग सोचते हैं कि नए महीने की शुरुआत में उन्हें खुशखबरी मिलेगी, साथ ही महंगाई से भी राहत मिलेगी। लेकिन 1 जून से लोगों को झटका लगने वाला है, क्योंकि महंगाई बढ़ने के साथ साथ कई नियमों में बदलाव होने जा रहा है, जिसका असर आम लोगों की जिंदगी पर पड़ेगा। तो कौन से हैं वो बदलाव जिनसे बिगड़ेगा आपका बजट? देखते हैं ये रिपोर्ट। हर महीने की शुरुआत में वित्तीय संस्थाओं से लेकर कई बड़े सरकारी संस्थान नियमों में बदलाव करते हैं। ऐसे में 1 जून 2023 से कई नियमों में बदलाव होने जा रहे हैं। इन नियमों का जनता के जीवन और कामकाज पर सीधा असर पड़ेगा। 1 जून से देश में एलपीजी गैस की कीमतों से लेकर सीएनजी, पीएनजी के दामों में बदलाव हो सकते हैं। इसके अलावा 2 व्हीलर गाड़ियों की कीमतों में भी बदलाव होने जा रहे हैं। इन बदलावों से कुछ जगह आपको फायदा होगा तो कुछ जगह आपकी जेब पर बुरा असर पड़ेगा। हर महीने की शुरुआत में सरकारी तेल कंपनियों द्वारा एलपीजी रसोई गैस सिलेंडर की कीमतों में बदलाव किया जाता है। 1 जून को दोबारा रसोई गैस सिलेंडर की कीमतों में बदलाव हो सकता है। कहा जा रहा है कि इसके दाम भी बढ़ सकते हैं। वहीं दूसरी ओर 100 दिन 100 भुगतान अभियान को लेकर कुछ दिनों पहले घोषणा की गई थी। इसकी शुरुआत 1 जून से होने जा रही है। इस अभियान के अंतर्गत अनक्लेम्ड डिपॉजिट्स के बारे में पता लगाया जाएगा। इस कैंपेन के अंतर्गत हर जिले में बैंक के टॉप 100 अनक्लेम्ड डिपॉजिट्स का पता लगाकर उनका निपटारा करने की कोशिश की जाएगी। इसके अलावा 1 जून 2023 से देश में इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर गाड़ियों की कीमतों में बढ़ोतरी होने जा रही है। 21 मई 2023 के दिन जारी किए गए एक नोटिफिकेशन के मुताबिक उद्योग मंत्रालय 1 जून से इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर गाड़ियों पर मिलने वाली सब्सिडी को कम करने जा रहा है। 1 जून 2023 से सीएनजी और पीएनजी की कीमतों में बदलाव हो सकता है। हर महीने की पहली तारीख को सीएनजी और पीएनजी की कीमतों में बदलाव होता है, तो 1 तारीख से ये सारे नियम बदलने जा रहे हैं, जिससे लोगों को महंगाई का तगड़ा झटका लगेगा। तो आज इस बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार।